बी आर चोपड़ा की महाभारत या स्टार प्लस की महाभारत, डिबेट सिर्फ इन दोनों की नहीं, क्योंकि हम बात करेंगे 1957 की टाइमलेस क्लासिक, एक फॉरेनर से भरी महाभारत, एक्सपेरिमेंटल नेटफ्लिक्स वर्जन, एकता कपूर का आदि पुरुष लेवल डिजास्टर, जानेंगे एक वियर्ड कनेक्शन जो जोड़ता है लेट सुशांत सिंह राजपूत को कृष्ण के साथ। आज रैंक करेंगे हर मेजर महाभारत का रेप्टेशन, टीवी सीरियल्स, फिल्म्स, एनिमेशन, सब कुछ, गॉड टायर से लेके स्टेट अप ट्रैश तक। 13 रामायण कवर करने में 28 मिनट लगे। फिर आपने महाभारत की डिमांड कर दी है और यहाँ लिस्ट और भी लंबी है, तो वीडियो की लेंथ की जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि हम डाइसेक्ट करेंगे हर वर्जन की कास्टिंग, म्यूजिक और विजुअल्स। वक्त किसी पे ज्यादा लगेगा, किसी पे कम। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम्हारे अकॉर्डिंग बेस्ट महाभारत कौन सी है, और अगर मैंने कोई वर्जन मिस किया हो तो वो भी मेंशन करना। Cine.jar शुरू होता है अब। शुरू करते हैं बी आर चोपड़ा की महाभारत से। इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री का शायद सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट वो था जब बी आर चोपड़ा ने डिसाइड किया कि महाभारत को टेलीविजन पर लाना है। और सबसे ब्यूटीफुल आयरनी देखिए, इस एपिक के डायलॉग्स लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई राही मसूम रजा को, एक मुस्लिम राइटर। डायलॉग्स में वो इंसानियत, फिलोसॉफिकल डेप्थ, वो न्यूट्रलिटी फील होती है। उन्होंने कैरेक्टर्स को रिलीजन या वर्शिप की तरह नहीं देखा, ह्यूमंस की तरह लिखा, फ्लॉड ह्यूमंस। और इसी वजह से आज भी ये वर्जन इतना अलाइव फील होता है। हरीश भीमानी की आवाज में जो ग्रेविटास था, उसने समय को नैरेटर नहीं, महाभारत का साइलेंट विटनेस बना दिया। इसीलिए डिकेड्स बाद भी उनकी ओपनिंग सुनते ही गूज़बम्स आ जाते हैं। और फिर टाइटल ट्रैक, जिस मोमेंट ये शुरू होता है, इंस्टेंटली एपिक फीलिंग एक्टिवेट हो जाती है। वॉइस थी महेंद्र कपूर की, और क्या पावरफुल आवाज थी। उस वॉइस में एक शंखनाद जैसी इंटेंसिटी थी, और मराठी सिनेमा फॉलो करने वालों को ये जानकर हैरानी होगी कि ये वही लेजेंडरी आवाज है जिसने ये आइकॉनिक मराठी सॉन्ग गाया था। वर ढगाला लागली कळ, पाणी थेंब थेंब गळ। इस शो की कास्टिंग लेजेंडरी इसलिए नहीं बनी कि मेकर्स ने बिगेस्ट स्टार्स लाए, लेजेंडरी इसलिए बनी क्योंकि उन्होंने परफेक्ट फेसेस ढूंढे, और कास्टिंग डायरेक्टर थे गूफी पैंताल। फनी थिंग ये है, शकुनी के लिए सुटेबल एक्टर मिल नहीं रहा था। फाइनली मेकर्स ने डिसाइड किया कास्टिंग डायरेक्टर को ही रोल दे दो, और रिजल्ट इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री का मोस्ट आइकॉनिक शकुनी। उनकी आंखों में सरकाज़म, वॉइस में मैनिपुलेशन, हर स्माइल में कैलकुलेशन। डाइस गेम सीन्स में वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे होते, वो मेंटली सबको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। पुनीत इस्सार की कास्टिंग स्टोरी भी अनबिलीवेबल है। महाभारत से पहले पूरा देश उन्हें ऑलमोस्ट विलेन मानता था, क्योंकि अमिताभ बच्चन के साथ फाइट सीक्वेंस में एक एक्सीडेंट हुआ था और अमिताभ बच्चन क्रिटिकली इंजर्ड हो गए थे। रिपोर्ट्स यहाँ तक आई थी कि कुछ मोमेंट्स के लिए उनकी हार्ट बीट तक स्टॉप हुई थी। उस इंसिडेंट के बाद इंडस्ट्री और पब्लिक दोनों तरफ निगेटिविटी थी, और फिर वही एक्टर दुर्योधन बना। ऑनेस्टली परफेक्ट कास्टिंग। आज चाहे मुकेश खन्ना सोशल मीडिया पर रेलेवेंस मेंटेन करने के लिए वियर्ड चीजें करते हो, एक चीज कोई डिनाई नहीं कर सकता, उनकी एक्टिंग एबिलिटी और लैंग्वेज पे कमांड। उनका भीष्म स्क्रीन पर आते ही एटमॉस्फेयर चेंज कर देता था। वॉइस इतनी अथॉरिटेटिव थी कि लगता था ये आदमी प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकता। एरोबेट सीन्स, भीष्म प्रतिज्ञा आज भी इंटेंस इंपैक्ट रखती है। नितेश भारद्वाज एज कृष्ण, उनकी परफॉर्मेंस में वो स्माइल, वॉइस क्वालिटी, कामनेस, ऐसा लगता था कृष्ण ऑलरेडी सब जानते हैं। उन्होंने कृष्ण को ओवर डिवाइन या लाउड नहीं बनाया, बहुत ह्यूमन रखा, और वही परफॉर्मेंस को टाइमलेस बना देती है। ऑन अ साइड नोट, नितेश भारद्वाज की लास्ट हिंदी फिल्म थी सुशांत सिंह राजपूत की केदारनाथ। अर्जुन का रोल प्ले किया था फिरोज खान ने, और इंटरेस्टिंगली इस रोल के बाद उन्होंने अपना नाम ही चेंज करके अर्जुन रख लिया। अगेन अ फन फैक्ट, वो रियल लाइफ फादर हैं जिब्रान खान के, जो कभी खुशी कभी गम में चाइल्ड एक्टर थे। बाय द वे वो अब ऐसे दिखते हैं। रूपा गांगुली की द्रौपदी एक रिस्ट्रेंड और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस थी, जिसमें उन्होंने कैरेक्टर की डिग्निटी, एंगर को बहुत बैलेंस के साथ पोर्ट्रे किया। महाभारत में उनका पोर्ट्रेल द्रौपदी को एक ग्राउंडेड ह्यूमन प्रेजेंस देता है, जो स्टोरी के इमोशनल वेट को क्लियरली कैरी करता है। पंकज धीर एज कर्ण, स्टिल वन ऑफ द मोस्ट इमोशनली इफेक्टिव कर्ण। वॉइस में लोनलीनेस थी, फेस पर परमानेंट सैडनेस फील होती थी। उनका कर्ण सिंपैथी मांगता नहीं, नेचुरली ट्रेजिक फील होता था, और सैडली उनका हाल ही निधन भी हुआ। आज की जनरेशन उनके बेटे निकितिन धीर को थंगबली के नाम से भी जानते हैं। ये सिर्फ टीवी एक्टर्स नहीं थे, ये अपने रोल्स के थ्रू परमानेंट स्क्रीन आइडेंटिटीज बन गए थे। शो ने उन्हें स्टारडम नहीं, एक लास्टिंग लेगेसी दी। आज के सीजीआई स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली लिमिटेशंस दिखेंगी, लेकिन उस टाइम टेलीविजन पर ये स्केल अटेम्प्ट करना ही क्रेजी था। एरो इफेक्ट्स, मल्टीपल एक्सपोजर शॉट्स, कृष्ण डिवाइन ग्लो और जायंट बैटलफील्ड कंपोजिशंस, सब प्रैक्टिकल टेलीविजन ट्रिक्स से किए गए। क्रोमा वर्क लिमिटेड था, तो बहुत जगह कैमरा मास्किंग, डबल एक्सपोजर, स्मोक लेयरिंग और ऑप्टिकल कंपोस्टिंग यूज होता था। और ऑनेस्टली लिमिटेशंस के बावजूद सिंसियरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ऑडियंस इमर्जन ब्रेक नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र बैटल्स टेक्निकली ह्यूज नहीं लगते, आज के स्टैंडर्ड से रिपीटेटिव भी फील हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज स्केल नहीं था, इमोशन था। जब भीष्म गिरते हैं, अभिमन्यु मरता है, जब कर्ण और अर्जुन फेस ऑफ करते हैं, इम्पैक्ट वीएफएक्स से नहीं, कई एपिसोड्स के कैरेक्टर बिल्डअप से आता है, और वही बी आर चोपड़ा महाभारत की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। अब ऑब्वियसली शो परफेक्ट नहीं था, कुछ कास्टिंग चॉइसेस आज भी थोड़ी इनकंसिस्टेंट फील होते हैं, स्पेशली अभिमन्यु। कैरेक्टर का इमोशनल कोर ये था कि वो एक यंग वॉरियर था, लेकिन यहाँ अभिमन्यु उतना एज अप्रोप्रिएट या यूथफुल नहीं होता। इसी एस्पेक्ट को लेकर स्टार प्लस की महाभारत ने काफी बेटर काम किया। काफी महाभारत स्पेक्टिकल चेज करती है, ये शो सोल चेज करता था। हर कैरेक्टर को टाइम दिया गया, हर आइडियोलॉजी को इंपॉर्टेंस मिली, और सबसे
इम्पोर्टेंट, शो ऑडियंस को स्टूपिड ट्रीट नहीं करता। ये अज्यूम करता है कि व्यूअर्स फिलोसॉफी समझ सकते हैं, इसीलिए आज भी ऑलमोस्ट एवरी महाभारत एडेप्टेशन इससे कंपेयर होती है। तो मेरे लिए ये जाएगी सीधा गॉड टायर में। नेक्स्ट पोस्टर है कहानी हमारे महाभारत की। 2000s में एकता कपूर सिर्फ सक्सेसफुल नहीं थी, वो इंडियन टेलीविजन की बिगेस्ट पावर बन चुकी थी। बालाजी टेलीफिल्म्स चैनल्स के लिए लिटरली पैसे छापने की मशीन बन गया था। हर दूसरा हिट शो उनका होता था। टीआरपीज डोमिनेट हो रही थी। बालाजी कितना सक्सेसफुल था अक्षय कुमार खुद बता चुके हैं। जितेंद्र साहब और एकता कपूर ने 100 करोड़ की एफडी ली। एकता के उस टाइम के इन्वेस्टमेंट्स आज भी ऐसे रिटर्न्स दे रहे हैं। एकता कपूर उस फेज में जिस भी चीज को हाथ लगाती थी वो सोना बन जाता था, और फिर उन्होंने महाभारत जैसे सोने को हाथ लगाया और उसे मिट्टी बना दिया। एकता अपनी इतने पीक पे थी कि उन्होंने ऐसे वाइल्ड क्रिएटिव डिसीजंस लिए जिसे शायद कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला उनकी टीम में कोई नहीं था। उन्हें कूल मॉडर्न महाभारत बनाना था और इसके लिए उन्होंने उस वक्त आई जैक स्नाइडर की 300 को कॉपी करना शुरू किया। डार्क डिसैचुरेटेड लाइटिंग, स्लो मोशन वॉक्स, लेदर स्टाइल कॉस्ट्यूम्स, हैवी कॉन्ट्रास्ट विजुअल्स, बेयर चेस्टेड वॉरियर्स। लेकिन प्रॉब्लम ये थी 300 एक ग्राफिक नॉवल फैंटेसी स्टाइल फिल्म थी और महाभारत एक एपिक है। उसमें धर्म है, फिलोसॉफी है, स्पिरिचुअलिटी है, और यहाँ सब कुछ इतना स्टाइलाइज्ड हो गया कि इमोशनल ऑथेंटिसिटी ही डिसअपियर होने लगी। शो का बिगेस्ट इशू था बालाजी का ऑब्सेशन फेसेस के साथ। कैरेक्टर एंट्री, फेस रिवील, स्लो मोशन ग्लैमर शॉट्स, चाहे प्लास्टिक सर्जरी रिप्लेसमेंट हो या न्यू लीड इंट्रोडक्शन, बालाजी ग्रामर में फेस रिवील एक इवेंट होता था और वही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई किया गया। प्रॉब्लम, मेकर्स पहले एक्टर्स को शोकेस करना चाहते थे, कैरेक्टर्स बाद में बिल्ड करेंगे। अपने पांडव कास्टिंग को दिखाने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि महाभारत शुरू ही द्रौपदी के चीरहरण से की, क्योंकि ये विजुअली शॉकिंग था और मार्केटिंग फ्रेंडली था। चीरहरण सीन तब काम करता है जब ऑडियंस इमोशनली इन्वेस्टेड हो, जब हम द्रौपदी को जान चुके हो, पांडवों को अंडरस्टैंड कर चुके हो, कोर्ट की पॉलिटिक्स को फील कर चुके हो, तब वो ह्यूमिलिएशन डिस्ट्रॉय करती है ऑडियंस को। बट यहाँ सीन ट्रेजिक कम सेंसेशनल ज्यादा फील होता है। शो मार्केट किया था तेरे लिए और किस देश में है मेरा दिल फेम हर्षद चोपड़ा एज अर्जुन, लेकिन शुरू होने के बाद उन्हें क्वाइटली अननोन एक्टर सिड मक्कर के साथ रिप्लेस कर दिया गया। अनीता हसनंदानी, जिन्हें हमने कृष्णा कॉटेज और क्लासिक शो काव्यांजलि में देखा था, बाय द वे जिसका टाइटल सॉन्ग आज भी मेरी प्लेलिस्ट में है, वो थी द्रौपदी। वो इमोशनल सीन्स जेन्युइनली परफॉर्म करती है, लेकिन इशू था स्टाइलिंग, ट्राइबल टैटूज, डिजाइनर ड्रेप्स, फैशन ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन। द्रौपदी का पेन सेकेंडरी लगने लगता है। शो की पूरी कास्टिंग एक्चुअली एकता के फेमस शोज क्योंकि और कहानी के एक्टर्स थे। चेतन हंसराज एस भीम, जो नमित मल्होत्रा की रामायण में रावण के पिता सुमाली के रोल में भी दिखेंगे। यंग दुर्योधन के रोल में थे गौतम गुलाटी। रोनित रॉय एस भीष्म एकमात्र एक्टर थे जिन्होंने थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। शो का सबसे डिस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम, कृष्ण। पहले शो ऑन एयर जाने के बाद भी कृष्ण कास्टिंग फाइनलाइज नहीं कर पाए। फिर यंग कृष्ण के लिए आर्यन वैद को कास्ट किया गया, जो यंग कृष्ण के लिए काफी बड़े थे। फिर उन्हें एडल्ट कृष्ण के लिए कोई नहीं मिला तो आर्यन के साथ ही कंटिन्यू कर लिया, और आयरॉनिकली एडल्ट कृष्ण के लिए आर्यन की एज काफी कम लग रही थी। कृष्ण बिल्कुल इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाता, तो पूरी स्टोरी का स्पिरिचुअल बैकबोन ही कोलैप्स हो जाता है। शो का कोर मिसअंडरस्टैंडिंग ये था, मेकर्स सोच रहे थे महाभारत को स्टाइलिश बनाना इनफ है, लेकिन महाभारत का पावर एस्थेटिक्स में नहीं होता, उसका पावर मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स में होता है, फिलोसॉफिकल डायलॉग्स में होता है, इमोशनल डेवास्टेशन में होता है। बट यहाँ ट्रिपल जूम्स, वूश इफेक्ट्स, सोप ओपेरा रिएक्शन शॉट्स हर सीरियस मोमेंट का इमोशनल वेट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कोर्ट सीन्स लिटरली डेली सोप जैसे लगते हैं और इवेंचुअली ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो गई। तो मेरे हिसाब से इसे 2000 का आदि पुरुष लेवल फेलियर कहना बिल्कुल भी एग्जैजरेशन नहीं होगा। तो ऑब्वियसली विदाउट अ डाउट ये बनती है हमारी ट्रैश की पहली एंट्री। नेक्स्ट है 2019 में आई कन्नड़ा फिल्म कुरुक्षेत्र। महाभारत एडेप्टेशंस में यूजुअली फोकस पांडव या कृष्ण पर होता है, लेकिन कुरुक्षेत्र एक डिफरेंट रूट लेती है। यहाँ कहानी को दुर्योधन के पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश की है। ये कंसेप्ट इंटरेस्टिंग था। इनके हिसाब से दुर्योधन नाम भी लेटर इंटरप्रिटेशन से पॉपुलर हुआ। ओरिजिनल ट्रेडिशंस में उसका नाम सुयोधन माना जाता है। वैसे ही दुशासन को सुशासन बोला गया है, और लॉजिकली भी देखे तो कोई माँ बाप बच्चों का नाम निगेटिव मीनिंग के साथ नहीं रखेगा। उनके कर्म ने उन्हें दुर्योधन या दुशासन बनाया, और फिल्म इसी एंगल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। दर्शन एज दुर्योधन क्लियरली फिल्म का मेन स्ट्रेंथ है। रिसेंटली उनके अराउंड काफी इश्यूज भी सामने आए हैं, बट लेकिन यहाँ मैं प्योरली उनके परफॉर्मेंस को जज कर रहा हूँ, और परफॉर्मेंस लेवल पर उनकी स्क्रीन प्रेजेंस जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग लगती है। हैवी आर्मर, मैसिव क्राउन और कमांडिंग डायलॉग डिलीवरी के साथ वो कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ फील कराते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी काफी नोटेबल थी। सोनू सूद एज अर्जुन, अर्जुन सर्जा एज कर्ण और लेजेंडरी अम्बरीश का फाइनल स्क्रीन अपीयरेंस एज भीष्म। कास्टिंग में स्केल और स्टार पावर क्लियरली विजिबल है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतने बड़े कैरेक्टर्स होने के बावजूद फिल्म उन्हें कंसिस्टेंटली डीप राइटिंग नहीं दे पाती। टेक्निकली कनाडा सिनेमा के लिए ये मैसिव स्केल प्रोजेक्ट था। बैटल फॉर्मेशन, एक्शन, कोरियोग्राफी
सिनेमेटोग्राफी डिसेंट फील होती है, लेकिन सीजीआई का क्वालिटी अनइवन है, स्पेशली इंद्रप्रस्थ और पैलेस विजुअल्स काफी आर्टिफिशियल फील होते हैं। कभी कभी इमोशन भी ब्रेक होता है। स्टोरी के ऑथेंटिसिटी के इश्यूज भी नोटिसेबल है और इमोशनल डेप्थ भी हर जगह इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं लैंड करती। फिल्म विजुअली ग्रैंड बनना चाहती है, लेकिन स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल वेट उतना कंसिस्टेंट फील नहीं होता। स्टिल दुर्योधन को सिर्फ एक वन डायमेंशनल विलन बनाने के बजाय एक ट्रैजिक पर्सपेक्टिव देना ये एक डिबेटेबल पार्ट है। तो ये एम्बिशियस अटेम्प्ट था, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी, यूनिक पर्सपेक्टिव था, लेकिन इनकंसिस्टेंट सीजीआई, ऑथेंटिसिटी इश्यूज और अनइवन राइटिंग की वजह से फिल्म इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाती। तो ये बनती है हमारे मिड टायर की पहली एंट्री। नेक्स्ट पोस्टर है 1957 की माया बाजार। आपने सही सुना, 1957, और इसका ईयर सुन के आप स्किप करने वाले हो तो इसके विजुअल्स का वेट कीजिए, आप भी मेरी तरह शॉक होने वाले हैं। माया बाजार ओरिजिनली एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, लेकिन अगर आप आज फर्स्ट टाइम देखने वाले हो तो मैं पर्सनली इसका रीमास्टर्ड कलर वर्जन रिकमेंड करूंगा। काफी केयरफुली रिस्टोर की गई है और फिल्म का मैजिकल एटमॉस्फेयर और भी अलाइव फील होता है, स्पेशली कॉस्ट्यूम, सेट्स और मायावी सीक्वेंसेस कलर वर्जन में और ज्यादा इमर्सिव लगते हैं। और ऑनेस्टली ये फिल्म देखते वक्त बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक पुरानी माइथोलॉजिकल मूवी नहीं है, ये इमेजिनेशन और फिल्म मेकिंग का सेलिब्रेशन है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि माया बाजार पूरी महाभारत अडेप्ट नहीं करती। फिल्म का फोकस है अभिमन्यु और शशिरेखा की कहानी। बलराम चाहते हैं कि शशिरेखा की शादी कौरव परिवार में हो, लेकिन कृष्ण क्वाइटली पूरी सिचुएशन को मैनिपुलेट करते हैं ताकि अभिमन्यु और शशिरेखा एक हो सके। और इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है घटोत्कच और उसकी माया, इसीलिए फिल्म का नाम है माया बाजार। और ऑनेस्टली ये सेटअप ही फिल्म को बाकी माइथोलॉजिकल एडेप्टेशन से कम्प्लीटली अलग बना देता है। माया बाजार का सबसे बड़ा मैजिक है इसका एटमॉस्फेयर। फिल्म देखते वक्त ऐसे लगता ही नहीं कि आप एक सेट देख रहे हो, ऐसा फील होता है जैसे आप जेन्युइनली किसी पुराने माइथोलॉजिकल वर्ल्ड में एंटर कर चुके हो। बड़े राजमहल, ह्यूज दरबार, जंगल, मायावी जगह, हर फ्रेम में रिचनेस फील होता है। और ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमेटोग्राफी होने के बावजूद फिल्म विजुअली फ्लैट नहीं लगती। लाइटनिंग का यूज इतना स्ट्रॉन्ग है कि हर सीन में डेप्थ फील होती है। चेहरों पे शैडोज, बड़े हॉल्स का स्केल और मैजिकल सीन्स का ग्लो सब मिलकर फिल्म को ड्रीमी क्वालिटी देते हैं। अब ऑनेस्टली जितना प्रेज एक्टिंग को मिलता है उतना ही रिस्पेक्ट इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट को मिलना चाहिए। अब ये जो आप सामने विवाह भोजनम सीक्वेंस देख रहे हो, ऑनेस्टली ये सिर्फ एक कॉमेडी सीन नहीं है, ये पूरी फिल्म मेकिंग इमेजिनेशन का मास्टर क्लास है। याद रखो ये सब 1957 में अचीव किया गया था, विदाउट सीजीआई, विदाउट कंप्यूटर्स। घटोत्कच को जायंट फील करवाने के लिए मेकर्स ने फोर्स पर्सपेक्टिव यूज किया, छोटे प्रॉप्स और मिनिएचर ऑब्जेक्ट्स कैमरा के पास प्लेस किए गए और एक्टर पोजीशनिंग केयरफुली डिजाइन की गई ताकि एसवी रंगाराव स्क्रीन पे जाइगेंटिक लगे। फ्लाइंग लड्डूज, मूविंग प्लेट्स और मैजिकल डिसअपियर होता खाना, ये सब स्टॉप मोशन और रिवर्स फोटोग्राफी से क्रिएट हुआ। कुछ शॉट्स एक्चुअली रिवर्स शूट किए गए और लेटर उल्टा रन किए गए, जिस वजह से स्वीट्स मैजिकली घटोत्कच की तरफ फ्लाई करते हुए फील होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, फिल्म में मल्टीपल एक्सपोजर फोटोग्राफी भी हेवीली यूज है। एक ही फ्रेम को केयरफुली मल्टीपल टाइम्स एक्सपोज किया जाता था ताकि मैजिकल अपीयरेंसेस और ट्रांसफॉर्मेशंस क्रिएट हो सके। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात, उस जमाने में कोई डिजिटल मॉनिटर या इंस्टेंट प्लेबैक सिस्टम नहीं था। हर ट्रिक प्योर कैलकुलेशन, कैमरा प्रिसिशन और प्लानिंग पे डिपेंडेंट थी। एक स्मॉल मिस्टेक पूरा नेगेटिव खराब कर सकती थी। और शायद इसी हैंडक्राफ्टेड क्रिएटिविटी की वजह से माया बाजार के इफेक्ट्स आज भी अलाइव फील होते हैं, सिर्फ ओल्ड ट्रिक्स नहीं। एनटी रामाराव एज कृष्ण, ऑनेस्टली इंडियन स्क्रीन हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट कृष्ण पोर्ट्रियल्स की बात हो तो एनटीआर का नाम हमेशा टॉप पर रह सकता है। उनका कृष्ण लाउड नहीं है, ओवर ड्रामेटिक नहीं है, बस एक स्माइल, एक नजर, एक शांत कॉन्फिडेंस, और इंस्टेंटली फील हो जाता है ये ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। ऐसा लगता है वो सब कुछ पहले से जानते हैं। और कृष्ण को पोर्ट्रे करने में सबसे डिफिकल्ट चीज ये होती है डिविनिटी को नेचुरल फील करवाना। एनटीआर ये एफर्टलेसली कर देते हैं। बट मेरे लिए फिल्म का शो स्टीलर है एसवी रंगाराव एज घटोत्कच। उनकी एनर्जी अनबिलीवेबल है, एक्सप्रेशन, वॉइस, कॉमिक टाइमिंग, हर सीन्स में प्योर फन फील होता है। कभी मिस्चीवियस, कभी पावरफुल, कभी इमोशनल। और इम्प्रेसिव बात यह है कॉमेडी होने के बाद भी कैरेक्टर कभी कार्टून नहीं लगता। एक एपिक का रिस्पेक्ट हमेशा मेंटेन रहता है। फिल्म की कास्टिंग ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अक्किनेनी नागेश्वर राव एज अभिमन्यु, सावित्री एज शशिरेखा और हर सपोर्टिंग एक्टर इस वर्ल्ड का नेचुरल पार्ट फील होता है। माया बाजार का म्यूजिक भी लेजेंडरी है। गाने कहानी को रोकने के लिए नहीं, कहानी को मैजिकल बनाने के लिए यूज होते हैं। इसीलिए आज भी फिल्म्स के सॉन्ग सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं लाते, वो कल्चरल मेमोरी का परमानेंट पार्ट फील होते हैं। आज भी माया बाजार बोरिंग नहीं लगती और ये उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ओवरऑल माया बाजार इंडियन सिनेमा का बेंचमार्क है। विजुअल इमेजिनेशन, कास्टिंग, म्यूजिक, एटमॉस्फेयर, फैंटेसी, स्टोरी टेलिंग, हर डिपार्टमेंट में फिल्म अपने जमाने से बहुत आगे की फील होती है। हाँ, ये कंप्लीट महाभारत एडेप्टेशन नहीं है, इसीलिए ओवरऑल महाभारत रैंकिंग में हम इसे बी.आर. चोपड़ा के महाभारत के पीछे रखते हैं, लेकिन एज अ फिल्म ये इजीली ऑल टाइम ग्रेट माइथोलॉजिकल क्लासिक में काउंट होती है। तो डेफिनेटली गॉड टायर। नेक्स्ट है कर्ण संगिनी। इंटरेस्टिंगली ये शो बना रहा था शशि सुमित प्रोडक्शंस, और उस टाइम उन्होंने ये उन दिनों की बात है जैसा जेन्युइनली हार्टफेल्ट और यूनिक शो डिलीवर किया था। तो एक्सपेक्टेशंस अच्छे थे, स्पेशली जब मैंने देखा कि अर्जुन प्ले कर रहे हैं किंशुक वैद्य, हमारे शकलाका बूम बूम वाले संजू।
तो क्यूरियोसिटी डेफिनेटली थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शो इवेंचुअली महाभारत एडेप्टेशन कम लव ट्रायंगल ड्रामा ज्यादा बन गई। कर्ण और उर्वी के रिलेशनशिप पे इतना फोकस आ जाता है कि महाभारत का लार्जर फिलोसॉफिकल वेट ऑलमोस्ट बैकग्राउंड में चलता है। और सबसे वियर्ड चेंज था अर्जुन को ऑलमोस्ट दिल जले लवर की एनर्जी देना। कभी कभी जेन्युइनली लगता है जैसे महाभारत नहीं रोमांटिक राइवलरी सीरीज चल रही हो। इनएक्यूरेसीज भी काफी हैं, कैरेक्टर सिंप्लीफाई कर दिए गए हैं और इमोशनल ड्रामा के लिए मल्टीपल डायनामिक्स को डिस्टॉर्ट किया गया। स्पेशली कर्ण को ग्लोरीफाई करते करते शो मॉरली ग्रे कॉम्प्लेक्सिटी लूज कर देता है। तेजस्वी प्रकाश एज उर्वी डिसेंट है, आशिम गुलाटी स्क्रीन प्रेजेंस ले आते हैं एज कर्ण और किंशुक भी सिंसियर लगते हैं, लेकिन राइटिंग उन्हें लेयर्ड वॉरियर्स की बजाय टीवी मेलोड्रामा बना देती है। इसे मैं मिड में रखना चाहता था बट फॉर नाउ ये एक ट्रैश है। नेक्स्ट है राधा कृष्ण। यहाँ हम राधा कृष्ण के महाभारत पोर्शंस को जज करेंगे। यहाँ महाभारत कृष्ण की जर्नी की तरह प्रेजेंट किया गया है। यहाँ वॉर इंपॉर्टेंट है लेकिन कृष्ण का धर्म इस्टेब्लिश करने का मिशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फील होता है और इसी वजह से ये अडेप्टेशन थोड़ी यूनिक भी लगती है। कृष्ण अर्जुन की केमिस्ट्री शो का स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट थी। अर्जुन यहाँ भी किंशुक वैद्य ही प्ले कर रहे हैं। उन्होंने अर्जुन की कंफ्यूजन और वल्नरेबिलिटी को अच्छे से पोर्ट्रे किया है। भगवत गीता के पोर्शन भी इसी वजह से काम करते हैं। अब कृष्ण पोर्ट्रेल की बात करें तो ये मॉडर्न टेलीविजन के मोस्ट पॉपुलर कृष्ण वर्जन में से एक बन चुके हैं। इनिशियली प्लेफुल और मिस्चीवियस कृष्ण महाभारत आग तक आते आते कम्प्लीटली मैच्योर फील होने लगते हैं। सुमेध ने ये ट्रांजिशन स्मूथली हैंडल किया है। आई फील सुमेध में भी विशाल जेठवा जैसी एक्टिंग रेंज है। उन्हें सिर्फ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। लेकिन सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल एस्पेक्ट था राधा का इन्वॉल्वमेंट। ओरिजिनल महाभारत में राधा का प्रेजेंस नहीं होता, लेकिन यहाँ शो उन्हें कृष्ण की इटर्नल स्पिरिचुअल कंपेनियन की तरह मेंटेन करता है इवन ड्यूरिंग महाभारत इवेंट्स। ये मोस्टली शो की इनिशियल राधा कृष्ण स्टोरी लाइन की पॉपुलैरिटी की वजह से किया गया और फैंस को ये इमोशनल और ब्यूटीफुल लगा, लेकिन मुझे ये काफी इनएक्यूरेट लगा। एक चीज जो शो जेन्युइनली अच्छा करता है वो है कृष्ण फिलोसॉफी। यही शो का बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी है। विजुअल प्रेजेंटेशन टेलीविजन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काफी पॉलिश थे। पेसिंग डेफिनेटली एक इशू था, काफी सीन्स अननेसेसरी स्ट्रेच होते हैं और सेम फिलोसॉफिकल पॉइंट्स भी रिपीट फील होते हैं। साथ ही मल्टीपल इंपॉर्टेंट महाभारत सबप्लॉट सिंप्लीफाई या स्किप कर दिए गए, तो हार्डकोर महाभारत फैंस के लिए ये अडेप्टेशन फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है। अगर रैंकिंग सिर्फ ओवरऑल कृष्ण शोज की होती तो ऑनेस्टली ये डेफिनेटली गुड टायर में जाती, लेकिन क्योंकि हम स्पेसिफिकली महाभारत एस्पेक्ट जज कर रहे हैं इसीलिए ये शो मिड टायर में जाएगा। नेक्स्ट पोस्टर देखते हैं 1965 की महाभारत। सबसे पहले इस फिल्म को रिस्पेक्ट एक सिंपल रीजन के लिए मिलना चाहिए। 1965 में पूरी महाभारत को एक फिल्म में अडेप्ट करने की हिम्मत करना ही बहुत बड़ी बात है। डायरेक्टर बाबू भाई मिस्त्री ने द्यूत सभा, वनवास, कृष्ण का मार्गदर्शन और फाइनली कुरुक्षेत्र सब कुछ 3 घंटे से कम वक्त में दिखाया। फिल्म देखते वक्त क्लियरली फील होता है कि कहानी को कंप्रेस किया गया है। एक मेजर सीन खत्म होता है और फिल्म तुरंत नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट पे चली जाती है। कभी कभी इमोशंस प्रॉपर्ली सेटल होने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन सरप्राइजिंगली इतने बड़े एपिक को फिर भी समझाने लायक कोहेरेंट फॉर्म में रखना खुद एक अचीवमेंट है। फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट कास्टिंग चॉइस इजीली दारा सिंह एज भीम। ये प्रोबेबली मोस्ट नेचुरली कास्टेड भीम में से एक है। उनकी पर्सनैलिटी में वो रॉ स्ट्रेंथ, वॉरियर कॉन्फिडेंस नेचुरली फील होता है। जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं प्रेजेंस ऑटोमेटिकली हैवी लगती है। और ऑनेस्टली जीवन एज शकुनी भी काफी इफेक्टिव थे। उनके एक्सप्रेशंस, वॉइस और चालाकी वाली एनर्जी कैरेक्टर को यादगार बना देती है। लेकिन फिल्म का वीकेस्ट एस्पेक्ट ऑनेस्टली कृष्ण बन जाता है, स्पेशली अगर आपने माया बाजार में एनटी रामाराव का कृष्ण देखा हो। यहाँ कृष्ण गाइडेंस तो देते हैं लेकिन वो डिवाइन ऑरा उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता और महाभारत में कृष्ण ही कहानी का सोल होते हैं। टेक्निकली फिल्म सिंसियर ज्यादा लगती है, स्पेक्टेकुलर कम। बैटल सीन्स में वो ग्रैंड स्केल फील नहीं होता जो महाभारत डिजर्व करती है। विजुअल पॉलिश भी लिमिटेड है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है फिल्म कभी केयरलेस नहीं लगती। आपको क्लियरली फील होता है कि मेकर्स एपिक को रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल महाभारत परफेक्ट एडेप्टेशन नहीं है, पेसिंग फास्ट है, स्केल लिमिटेशंस विजिबल है और कृष्ण बिल्कुल इम्पैक्टफुल नहीं लगे, लेकिन फिल्म एक सिंसियर अटेम्प्ट है। मैं इसे रखूंगा मिड टायर में। अमिताभ बच्चन एज भीष्म, अजय देवगन एज अर्जुन, सनी देओल एज भीम, विद्या बालन एज द्रौपदी, मनोज बाजपेयी एज युधिष्ठिर। ये थी स्टारकास्ट 2013 में आई महाभारत 3D की। पेपर पे ये कास्टिंग इंसेन लगती है। डायरेक्टर का विजन था वॉइस आर्टिस्ट और एनिमेटेड कैरेक्टर्स के फेस बिल्कुल मैच होंगे, बट एक्चुअली बस इसके आगे कुछ भी अलाइव फील नहीं होता। नो प्रॉपर एक्सप्रेशंस, नो नेचुरल मूवमेंट, नो बॉडी लैंग्वेज फ्लो। कैरेक्टर्स लिटरली फ्लोटिंग मैनिक्विन्स जैसे लगते हैं। डायलॉग डिलीवरी और एनिमेशन सिंक्स भी ऑकवर्ड है। प्रॉब्लम ये है महाभारत इमोशन और इंटेंसिटी पर चलता है। यहाँ फेसेस डेड हैं, आईज एम्प्टी है और रिएक्शंस आर्टिफिशियल। एनिमेशन ऑलमोस्ट वही इशू सफर करता है जो रामायण द एपिक में था। मूवमेंट में वेट नहीं, कॉम्बैट में इम्पैक्ट नहीं और ह्यूमन इंटरेक्शंस कंप्लीटली रोबोटिक। इतना लेजेंडरी वॉइस कास्ट होने के बाद भी फिल्म कभी सिनेमैटिक नहीं लगती, सब कुछ सिंथेटिक फील होता है। ह्यूज एक्टर्स, ह्यूज एम्बिशन, लेकिन एनिमेशन में ना रियलिज्म, ना इमोशन, ना सिनेमैटिक इमर्जन। ये डेफिनेटली जाएगी ट्रैश में। ट्रैश में इसे हम इन दोनों के बीच में रखते हैं। इसके बाद
बाद है एक और महाभारत। ये शो डायरेक्ट किया था डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने, जिन्होंने इंडियन टेलीविजन को चाणक्य जैसा लेजेंडरी हिस्टोरिकल ड्रामा दिया। एक ऐसा शो जिसकी पॉलिटिकल राइटिंग और इंटेलेक्चुअल डेप्थ आज भी बेंचमार्क मानी जाती है। आयरनी यह है द्विवेदी जी ने आगे जाके सम्राट पृथ्वीराज बनाया, जो एक एब्सोल्यूट डिजास्टर था। द्विवेदी जी का करियर हमेशा एक्सट्रीम्स में स्विंग करता है, कभी ब्रिलियंस, कभी कंप्लीट मिसफायर। एक और महाभारत शायद उन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का प्रोजेक्ट है। अगर हम एक और महाभारत को प्रॉपर्ली डिस्कस करना चाहते हैं तो आई थिंक हम मृत्युंजय को भी इसके साथ ले लेते हैं, जो इसी के एक साल पहले आया था और डायरेक्टर भी सेम थे। मृत्युंजय ओरिजिनली बेस्ड थी शिवाजी सावंत द्वारा लिखी गई क्लासिक मराठी नॉवल पर। एक ऐसी नॉवल जिसने कर्ण को सिर्फ ट्रेजिक वॉरियर नहीं बल्कि महाभारत का इमोशनली और साइकोलॉजिकली डीपेस्ट कैरेक्टर बना दिया, और बहुत लोग आज इस नॉवल को बेस्ट कर्ण इंटरप्रिटेशन मानते हैं। द्विवेदी ने उसी स्टोरी को टेलीविजन पर अडेप्ट किया एक रियलिस्टिक टोन के साथ। लेकिन मृत्युंजय अचानक अराउंड 13 एपिसोड्स के बाद बंद हो गया और फिर द्विवेदी वापस आए एक साल बाद, सिर्फ कर्ण की स्टोरी नहीं पूरी महाभारत की दुनिया लेके, और वही इवेंचुअली बना एक और महाभारत। इसीलिए दोनों शोज में सेम एक्टर्स, सेम विजुअल आइडेंटिटी, सेम ग्राउंडेड टोन और सेम राइटिंग फिलोसॉफी फील होती है। और अब आते हैं इस एडेप्टेशन के सबसे यूनिक एस्पेक्ट पर, रियलिज्म। ये शो महाभारत को फैंटेसी की तरह ट्रीट नहीं करता। यहाँ फ्लैशी डिवाइन पावर्स नहीं है, ना ग्लोइंग इफेक्ट्स। इंस्टेड द्विवेदी महाभारत को एक एंशिएंट सिविलाइजेशन ड्रामा की तरह प्रेजेंट करते हैं। मड टेक्सचर सेट्स, बहुत जगह क्लियर इंस्पिरेशन फील होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाए गए आर्टिफैक्ट्स से। हड़प्पा स्टाइल पशुपति सील आप काफी जगह नोटिस कर सकते हो, और इसी वजह से शो का विजुअल वर्ल्ड बाकी टीवी माइथोलॉजिकल शोज से कंप्लीट अलग फील होता है। ये एक लॉस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन लगती है, और ऑनेस्टली क्रिटिक्स को एग्जैक्टली यही चीजें फैसिनेटिंग लगी, क्योंकि ये महाभारत हिस्टोरिकल इमेजिनेशन की तरह बनी है। लेकिन जनरल ऑडियंस शायद उस टाइम इस टोन के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि पब्लिक डिवाइन ग्रैंडियर देखना चाहती थी, लेकिन द्विवेदी रियलिज्म पुश कर रहे थे। और प्रॉब्लम यही हुई कि कभी कभी रियलिज्म इतना ज्यादा होता है कि महाभारत के बिगेस्ट मोमेंट भी कैजुअली पास हो जाते हैं। कास्टिंग भी काफी इंटरेस्टिंग थी, स्पेशली अगर आप दोनों शोज कंपेयर करो। दोनों शोज में काफी एक्टर्स सेम थे, लेकिन बिगेस्ट कास्टिंग चेंज था कर्ण का। मृत्युंजय में कर्ण प्ले किया था राज जोशी ने, आमिर खान के अच्छे दोस्त और जीजा भी। उनका कर्ण बहुत ही लेयर्ड फील होता है, ब्रोकन, इंटेलेक्चुअल, इंटरनल पेन से भरा हुआ। आज की ऑडियंस ने उन्हें धुरंधर के पोस्ट क्रेडिट में रासपुतीन पे वाइब करते हुए देखा होगा। लेकिन एक और महाभारत में कर्ण बन गए समर जयसिंह। कृष्ण का पोर्ट्रेयल भी उतना इम्पैक्टफुल फील नहीं होता। अगर महाभारत में कृष्ण ही फॉरगेटेबल लगे तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल इम्पैक्ट कम हो जाता है। कास्टिंग में ऐसे फेसेस मिल जाएंगे जो आज काफी फेमस है। ओरिजिनल महाभारत के द्रोणाचार्य यहाँ भीष्म थे। मीना गुप्ता ने कुंती का रोल प्ले किया। इसमें द्रौपदी बनी थी अश्विनी कलसेकर। रोहित शेट्टी मूवीज की परमानेंट मेंबर और अपने वसूली भाई के लव इंटरेस्ट। यहाँ दृष्टिद्युम्न लोगों को चलते चलते सतर्क करने वाले अनूप सोनी थे, और दुर्योधन का रोल करने वाले एक्टर भुवन की टीम में विकेट कीपर थे, और अश्वत्थामा वो थे हमारे चाइल्डहुड के लेजेंडरी अल्तो अंकल फ्रॉम सोनपरी। और जैसे मृत्युंजय एब्रप्टली खत्म हुई, वैसे ही एक और महाभारत भी 14 एपिसोड्स के आसपास रुक गई। ओवरऑल थिंकिंग जेन्युइनली फ्रेश थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि रियलिज्म के चक्कर में डिवाइन ग्रैंडनेस और इमोशंस फील नहीं होते। इन दोनों को हम रखते हैं मिड टायर में, लेकिन राधा कृष्ण के बाद। अगली मूवी है अर्जुन द वॉरियर प्रिंस। इंडियन एनिमेशन की बात हो तो अर्जुन द वॉरियर प्रिंस को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये वो फिल्म है जिसने इंडियन एनिमेशन को चीप कार्टून वाली इमेज से बाहर निकाला। आज भी बहुत लोग इसे इंडियन एनिमेशन का गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। सबसे स्मार्ट डिसीजन था इसका विजुअल स्टाइल। फिल्म पिक्सर रियलिज्म को कॉपी नहीं करने गई, इंस्टेड यूनिक सेल शेडेड 2.5D एनिमेशन स्टाइल यूज किया, जहां 2D कैरेक्टर मॉडल्स को 3D पेंटरली बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड किया गया। रिजल्ट फिल्म एक लिविंग पेंटिंग या हाई एंड ग्राफिक नॉवल जैसी लगती है। बैकग्राउंड्स अजंता एलोरा इंस्पायर्ड म्यूरल्स जैसे फील होते हैं, इसीलिए पूरी फिल्म में एक टाइमलेस इंडियन एस्थेटिक फील आता है, ना कि जेनेरिक वेस्टर्न फैंटेसी लुक। स्टोरी भी स्मार्टली फोकस रखी गई। पूरा महाभारत कवर करने के बजाय फिल्म अर्जुन की कमिंग ऑफ जर्नी पर फोकस करती है, चाइल्डहुड ट्रेनिंग, द्रोण के साथ रिलेशन, एग्जाइल और फाइनली विराट वॉर। और यही फोकस स्टोरी टेलिंग फिल्म को इमोशनली टाइटर बनाती है। टेक्निकली भी फिल्म काफी इंप्रेसिव थी। एक्शन कोरियोग्राफी जेन्युइनली सिनेमैटिक फील होती है। आर्चरी प्रैक्टिस, बारिश में स्वयंवर और स्पेशली विराट पर्व का क्लाइमेक्स बहुत एनर्जेटिक और इम्पैक्टफुल लगता है। एरोज का मूवमेंट, कैमरा फ्लो और कॉम्बैट स्टेजिंग में वेट फील होता है। साउंड डिजाइन और म्यूजिक भी फिल्म का ह्यूज स्ट्रेंथ है। विशाल और शेखर का स्कोर फिल्म को स्केल देता है। और मुझे पर्सनली ये भी पसंद आया कि फिल्म ऑडियंस को चाइल्डिश ट्रीट नहीं करती। नो क्रिंज कॉमेडी, नो अनोइंग साइड किक्स। महाभारत वर्ल्ड को सीरियसनेस और ग्रिट के साथ ट्रीट किया गया है। लेकिन फिल्म फ्लॉलेस नहीं है। फेशियल एनिमेशन कभी कभी स्टिफ होता है। इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन उतने नेचुरल नहीं लगते, और पेंटरली बैकग्राउंड्स और 3D कैरेक्टर्स का ब्लेंड हर शॉट में परफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट शायद एंडिंग थी। फिल्म ब्यूटीफुली बिल्ड करती है और फिर एक्चुअल कुरुक्षेत्र
कुरुक्षेत्र वॉर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाती है। स्टिल इंडियन एनिमेशन हिस्ट्री में ये फिल्म जेन्युइनली लैंडमार्क अचीवमेंट है और फाइनली हमें हमारे गुड टायर की पहली एंट्री मिल गई है। नेक्स्ट है द महाभारत बाय पीटर ब्रूक। एक ब्रिटिश कृष्ण, एक पॉलिश युधिष्ठिर, एक इटालियन अर्जुन, एक एशियन गांधारी, एक ग्रीक दुर्योधन, एक अफ्रीकन भीष्म, इंडियन द्रौपदी और फिर स्क्रीन पर महाभारत। यही पीटर ब्रूक की महाभारत थी और ऑनेस्टली इंडियन ऑडियंस के लिए ये एक्सपीरियंस काफी एलियन फील हो सकता है क्योंकि विजुअली और कल्चरली ये वो महाभारत नहीं लगती जिसे हम बचपन से देखते आए हैं। पीटर ब्रूक का विजन था महाभारत को सिर्फ इंडियन एपिक की तरह नहीं प्रेजेंट करना, वो इसे ह्यूमैनिटी की यूनिवर्सल स्टोरी बनाना चाहते थे। इसीलिए इंटेंशनली एक्टर्स डिफरेंट कंट्रीज और एथनिसिटीज से कास्ट किए गए। आइडिया ये था कि ऑडियंस कास्ट, कंट्री और रेस के ऊपर सिर्फ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को देखे। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये ओरिजिनली एक मैसिव 9 आवर स्टेज प्ले था। लेटर इसे मिनी सीरीज और फिल्म वर्जन में कन्वर्ट किया। मैंने इसका फिल्म वर्जन देखा है। इसी वजह से एडेप्टेशन में स्ट्रॉन्ग थिएट्रिकल एनर्जी फील होती है। मिनिमलिज्म इंटेंशनल था। नो जायंट पैलेसेस, नो ग्लिटरी कॉस्ट्यूम्स, नो डिवाइन स्पेक्टिकल, सिर्फ मिट्टी, पानी, आग और रॉ ह्यूमन इमोशंस। कृष्ण यहाँ स्ट्रेटेजिस्ट और एक फिलोसॉफिकल गाइड की तरह प्रेजेंट किए गए हैं, लेकिन पर्सनली मेरे लिए ये इमर्जन ब्रेक होता रहा। एक ही फैमिली के कैरेक्टर्स अलग अलग एक्सेंट्स और एथनिसिटीज में देखकर इमोशनली बिलीव करना डिफिकल्ट हो जाता है कि ये जेन्युइनली सेम वर्ल्ड के लोग हैं। कभी कभी एडेप्टेशन महाभारत कम इंटरनेशनल थिएटर वर्कशॉप ज्यादा फील होता है। क्रिटिक्स ने उस टाइम इसे हाईली एक्लेम्ड एडेप्टेशन माना, लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव से देखो तो मेरे लिए महाभारत की स्पिरिचुअल और कल्चरल आइडेंटिटी डाइल्यूट हो गई। फैसिनेटिंग तो है, लेकिन मेरे लिए ये कम्प्लीटली एक मिड अटेम्प्ट था और इसे मैं एक और महाभारत के भी नीचे रखना चाहूंगा। अगला पोस्टर है 1977 की दानवीर सूरकर्ण। प्योर सिनेमेटिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दानवीर सूरकर्ण जेन्युइनली एक क्रेजी एम्बिशियस फिल्म थी। एनटी रामा राव सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे थे, वो डायरेक्शन भी हैंडल कर रहे थे और साथ में कृष्ण, कर्ण और दुर्योधन 3 कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे। बेसिकली एनटीआर वो सब कर रहे थे जो हम कमल हसन से एक्सपेक्ट करते हैं और इम्प्रेसिव बात ये है कि ये तीनों रोल अलग फील होते हैं। स्पेशली डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज में क्लियर वेरिएशन फील होता है। फिल्म का स्केल भी काफी एम्बिशियस था। ह्यूज सेट्स, हैवी डायलॉग्स, लॉन्ग ड्रामेटिक कन्फ्रंटेशंस। हाँ, कभी थिएट्रिकल फील जरूर आता है, लेकिन इमोशनल कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से फिल्म आज भी एंगेजिंग फील होती है। बालकृष्ण एज अभिमन्यु भी नोटिसेबल है। ये डेफिनेटली गुड टायर में जाएगी अर्जुन के बाद। नेक्स्ट है महाभारत एक धर्म युद्ध। मैं जेन्युइनली मानता हूँ इसे इस रैंकिंग में इंक्लूड करना भी बाकी एडेप्टेशंस का इंसल्ट है, क्योंकि ये सीरीज ऑफिशियली इंडिया की फर्स्ट एआई जनरेटेड माइथोलॉजिकल सीरीज थी और वो हर फ्रेम में विजिबल है। कैरेक्टर्स का फेस कॉन्स्टेंटली शिफ्ट करता है, कभी बियर्ड चेंज होती है, कभी क्राउन चेंज, कभी आंखों का साइज अलग। सबसे शॉकिंग बात, ये किसी रैंडम यूट्यूब एक्सपेरिमेंट पर नहीं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई और जेन्युइनली सवाल उठता है इसको ग्रीन लाइट किसने किया, अप्रूवल प्रोसेस में किसने फाइनल आउटपुट देखा भी या नहीं, क्योंकि ये यूट्यूब शॉर्ट्स पर बनने वाली एआई प्रोटोटाइप से भी खराब लग रही है। ये एक एब्सोल्यूट ट्रैश है। यस, एकता कपूर की आदिपुरुष से भी नीचे। नेक्स्ट पोस्टर है कुरुक्षेत्रम। 1977 में ही रिलीज हुई कुरुक्षेत्रम का चैलेंज सिंपल था, एनटीआर डोमिनेंस से कम्पीट करना। फिल्म का कास्ट बड़ा था और वो स्पेक्टेकल क्रिएट करने की कोशिश क्लियरली विजिबल थी, लेकिन सिनेमा पर्सपेक्टिव से देखो तो फिल्म टेक्निकली कॉम्पिटेंट होने के बावजूद उतनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर पाती। प्रॉब्लम ये थी कि सेम ईयर में दानवीर सूरकर्ण ऑलरेडी ऑडियंसेस को बिगर इमोशनल इम्पैक्ट दे चुकी थी और कंपैरिजन में कुरुक्षेत्रम स्लाइटली फ्लैटर फील होती है। हाँ, हिंदी डब्ड ऑडियंस में लेटर इसे पॉपुलैरिटी मिली। फाइनली हम इसे रखेंगे मिड में, बाबू भाई वाली महाभारत से आगे रख सकते हैं। अगला है धर्मक्षेत्र। महाभारत की स्टोरी टेलिंग में ये एक यूनिक डेफिनेटली स्टैंड आउट परफॉर्मेंस में से एक थे। उनके सीन्स में पेन, एंगर, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट फील होता है। गौरव वालिया एज दुर्योधन भी सरप्राइज परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन ऑनेस्टली कृष्ण के इतने आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस पहले आ चुके थे कि ये वर्जन उतना अमेजिंग फील नहीं होता। अर्जुन का रोल प्ले किया था अंकित अरोरा ने, जिन्हें काफी लोग गुरमीत वाली रामायण में लक्ष्मण के रूप में भी देख चुके हैं। कश्मीरा ने डेब्यू किया था और अभिमन्यु का रोल किया था विशाल ठक्कर ने, जिन्हें आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस के इस सॉन्ग सीक्वेंस में देखा होगा। उनका टैंगो चार्ली में परफॉर्मेंस भी अच्छा था, स्पेशली ये सीन काफी ट्रॉमेटिक था। अनफॉर्चुनेटली विशाल पिछले लगभग 10 साल से मिसिंग है और पुलिस आज तक ये पता नहीं लगा पाई उनके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या और वो कहाँ है। उनके पेरेंट्स आज भी उनका वेट कर रहे हैं। शो पे वापस आते हैं। शो की बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी उसकी लिमिटेशन बन जाती है, क्योंकि ये फुल स्केल महाभारत नहीं है। कुछ सीन्स हमें फ्लैशबैक्स के थ्रू दिखाए जाते हैं, बट यहाँ ह्यूज बैटल्स नहीं है, ग्रैंड सिनेमैटिक वॉर मूवमेंट्स नहीं है और स्पेक्टिकल भी लिमिटेड है। शो का पूरा स्ट्रक्चर कॉन्वर्सेशन पे बेस्ड है। कैरेक्टर्स बैठकर डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं और अगर आपको फिलोसॉफिकल स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये फॉर्मेट जेन्युइनली फैसिनेटिंग लग सकता है। एपिक चैनल का बजट ऑब्वियसली लिमिटेड था, तो प्रेजेंटेशन कभी मैसिव स्केल माइथोलॉजिकल फील नहीं देगा। तो ओवरऑल डेफिनेटली ये गुड टायर डिजर्व करती है, बट गुड में हम सबसे पीछे रख सकते हैं। नेक्स्ट है पांडवास द 5 वॉरियर्स। ये इंडिया की पहली फुल लेंथ 3D CGI एनिमेटेड थिएट्रिकल फिल्म थी। आज की स्टैंडर्ड से देखोगे तो फिल्म आउटडेटेड लगेगी। मुझे याद है मैंने बचपन में इसे पहली बार कार्टून नेटवर्क पर देखा था, तब भी फील आ गया था कि कुछ तो ऑफ है। एग्जीक्यूशन इमोशनली कनेक्ट नहीं करता और मुझे लगता है कि स्टोरी के लिए स्ट्रॉन्ग 2D एनिमेशन ज्यादा इफेक्टिव होता, क्योंकि अर्ली 3D टेक्नोलॉजी की स्टिफनेस यहाँ बहुत विजिबल है। फिल्म महाभारत को सिंप्लीफाई करती है ताकि
ताकि इंटरनेशनल ऑडियंस इजीली समझ सके। डायलॉग डिलीवरी सिंप्लीफाइड है, स्टोरी को ऑलमोस्ट गुड वर्सेस इविल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट किया। एनिमेशन क्वालिटी उस टाइम की वीडियो गेम कट सीन्स जैसा फील होता है, ऑलमोस्ट लाइक लेट 90s का टेकन। कैरेक्टर मूवमेंट स्टिफ है, फेशियल एक्सप्रेशंस लिमिटेड है। सबसे सरप्राइजिंग पार्ट था म्यूजिक। लेजेंडरी इलायराज का ऑर्केस्ट्रल स्कोर फिल्म को एक सिनेमैटिक फील देने की कोशिश करता है। डिस्पाइट टेक्निकल फ्लॉज फिल्म को रिकॉग्निशन भी मिला, नेशनल अवार्ड भी जीता, बट मेरे लिए ये एक ट्रैश अटेम्प्ट था, बट इसे हम बाकियों से आगे रख सकते हैं फॉर द एफर्ट्स। अब बात करते हैं श्री कृष्ण। रामानंद सागर ने अपने रामायण के हिस्टोरिक सक्सेस के बाद बनाया ये शो, और नेचुरली एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा थी। मेरे लिए पर्सनली महाभारत का पहला एक्सपीरियंस भी ये शो था। मैंने पहले श्री कृष्ण देखा, उसके बाद महाभारत, इसलिए आज भी मेरे दिमाग में कृष्ण का फेस इमेजिन होता है तो सबसे पहले सर्वदामन बैनर्जी ही याद आते हैं। बहुत लोग उन्हें सिर्फ इस शो की वजह से जानते हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म आदि शंकराचार्य में काम किया था और बाद में स्वामी विवेकानंद का भी रोल किया, जो उनकी मोस्ट रिस्पेक्टेड परफॉर्मेंसेस में काउंट होता है। और ये एक्सपीरियंस उनके कृष्ण पोर्ट्रेयल में क्लियरली विजिबल भी होता है। उनके अंदर एक स्पिरिचुअल स्टिलनेस थी, डायलॉग डिलीवरी काम, एक्सप्रेशंस कंट्रोल्ड, और वो मिस्टीरियस स्माइल जो कृष्ण को सिर्फ कैरेक्टर नहीं डिवाइन प्रेजेंस देती थी। अनदर साइड नोट, कोइंसिडेंटली इनकी भी आखिरी हिंदी फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के ही साथ थी MS धोनी। एक और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी स्वप्निल जोशी एज यंग कृष्ण, जिन्हें आई थिंक उनके रामायण में कुश के परफॉर्मेंस के बाद सिलेक्ट किया गया था, और बाय फार यंग कृष्ण के रोल करने वाले बेस्ट परफॉर्मर। उनका चार्म और इनोसेंस यंग कृष्ण के पोर्शंस को बहुत मेमोरेबल बना देता है। अब क्योंकि हम स्पेसिफिकली महाभारत रैंक कर रहे हैं, तो उन पोर्शंस में भी शो का स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट कृष्ण ही है। सब जगह कृष्ण का फिलोसॉफिकल ऑरा स्ट्रांगली फील होता है, लेकिन नेचुरली महाभारत पोर्शंस उतने एक्सपेंसिव नहीं लगते जितना डेडिकेटेड महाभारत एडेप्टेशन में फील होता है। पांडव कौरव पॉलिटिक्स, वॉर रिटेलिंग और साइड कैरेक्टर आर्क्स उतनी डेप्थ में एक्सप्लोर नहीं होते। प्रोडक्शन लिमिटेशंस भी विजिबल है। वॉर सीक्वेंसेस सिंपल है। इसे प्लेस करने से पहले एक और ट्रिविया, इस चैनल के वीडियोस को देखने वाले लोगों में से 99% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आई जस्ट होप आप उनमें से एक नहीं हो। वापस आते हैं महाभारत की रैंकिंग पे। अगर ये कृष्ण पोर्ट्रियल्स की रैंकिंग होती तो श्री कृष्ण इजीली गॉड टायर में जाती, लेकिन क्योंकि हम महाभारत एडेप्टेशंस को जज कर रहे हैं, इसीलिए ओवरऑल प्लेसमेंट थोड़ा नीचे आता है। मैं इसे रखूंगा गुड में, बट डेफिनेटली सबसे आगे। नेक्स्ट है 2001 में आई द्रौपदी। इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री का एक फॉरगॉटन एक्सपेरिमेंट। ये महाभारत को पांडव, कृष्ण, कर्ण या दुर्योधन के पर्सपेक्टिव से नहीं, द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करता है। 2000s के टेलीविजन में फीमेल सेंट्रिक धार्मिक शो जेन्युइनली अनयूजुअल था। शो का फोकस सिर्फ वॉर या पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि द्रौपदी की इमोशनल सफरिंग, ह्यूमिलिएशन, एंगर और रेजिलियंस पर था, और इसी वजह से महाभारत का टोन भी काफी डिफरेंट फील होता है। यह ऑडियंस कॉन्स्टेंटली इवेंट्स को एक विक्टिम और एक इमोशनली शैटर्ड वुमन के पर्सपेक्टिव से देखती है। मृणाल कुलकर्णी एज द्रौपदी, जिसे हम सब जानते हैं एज आइकॉनिक सोनपरी, परफॉर्मेंस सिंसियर थी। वो ओवर द टॉप ड्रामेटिक एक्टिंग नहीं करती, इंस्टेड इमोशनली वल्नरेबिलिटी पे ज्यादा फोकस करती हैं। राहुल भट्ट एज कृष्ण लार्जर देन लाइफ डिवाइन कृष्ण कम लगते हैं और ज्यादा ह्यूमन गाइड फील होते हैं। ये पोर्ट्रेयल ऑडियंस को डिवाइड कर सकता है, लेकिन शो की इमोशनल टोन को देखो तो ये सॉफ्टर कृष्ण अप्रोच भी फिट करता है। राजेश श्रृंगारपुरे यहाँ अर्जुन प्ले करते हैं, जो बाद में सारथी नाम के एक शो में कृष्ण के रोल भी प्ले कर चुके हैं, जो एक्चुअली मुझे एक बेहतरीन परफॉर्मेंस लगती है। विंदु दारा सिंह एज भीम, फिजिकली वो रोल को सूट करते हैं, प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है और भीम की रॉ एग्रेशन नेचुरली कैरी करते हैं, लेकिन कभी कभी परफॉर्मेंस थोड़ा लाउड हो जाती है। शो का बिगेस्ट इशू एग्जीक्यूशन में आता है। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग था, बट स्क्रीन प्ले में कंसिस्टेंसी मिसिंग है। नैरेटिव पेसिंग भी अनइवन था। इंपॉर्टेंट मोमेंट्स कभी कभी जल्दी निकल जाते हैं। प्रोडक्शन साइड को देखे तो सेट्स लिमिटेड थे, कॉस्ट्यूम डिसेंट थे और कैमरा वर्क काफी स्टेज लाइक था। उस टाइम सहारा 1 भी स्टार प्लस लेवल स्केयर प्रोडक्शन कंसिस्टेंटली डिलीवर नहीं कर पा रहा था। शो में सिंसियरिटी फील होती है, नेवर फील्स लाइक अ पैरोडी, बट एम्बिशन और रिसोर्सेज थोड़ा लिमिटेड लगते हैं। तो ओवरऑल द्रौपदी एक फ्लॉट बट जेन्युइनली इंटरेस्टिंग एडेप्टेशन थी। मेरे लिए ये जाएगी मिड में, इसे हम एक और महाभारत के बाद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सूर्यपुत्र कर्ण, एक और कर्ण पर्सपेक्टिव, लेकिन काफी इनएक्यूरेसीज है, तो मेरे लिए ये एक मिड अटेम्प्ट था। अगला है नेटफ्लिक्स का कुरुक्षेत्र, द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत। इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ ये है कि ये महाभारत को वॉर पर्सपेक्टिव एक्सपीरियंस बना देता है। 18 दिन 18 एपिसोड्स, डिफरेंट वॉरियर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, और पेसिंग इंटेंशनली फास्ट रखी गई है ताकि ऑडियंस बैटलफील्ड के कियोस को फील कर सके। फ्रेश भी लगता है और थोड़ा एग्जॉस्टिंग भी। प्रेजेंटेशन काफी सिनेमैटिक है, मूविंग बैटलफील्ड कैमरा, वाइड एरियल शॉट्स, फास्ट ट्रांजिशंस और कैमरा फ्लो सरप्राइजिंगली स्मूथ है। गुलजार के नरेशन में वर्ड्स जेन्युइनली पावरफुल है, लेकिन पर्सनली मुझे नैरेटर वॉइस में थोड़ा और वेट चाहिए था, थोड़ा डीपर, अमिताभ वाला ग्रेविटास या अर्जुन दास टाइप टेक्सचर। बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स काफी इफेक्टिव हैं, वॉइस कास्ट भी ओवरऑल सॉलिड है। साहिल वैद ने कृष्ण को वॉइस दी है। ये वही एक्टर है जो सुशांत की लास्ट फिल्म दिल बेचारा में उनके बेस्ट फ्रेंड बने थे। शो का स्टैंड आउट पार्ट है एक्शन प्रेजेंटेशन, अस्त्रास के साउंड इफेक्ट्स, डस्ट इम्पैक्ट, शॉक वेव्स, बैटलफील्ड डिस्ट्रक्शन, डिवाइन वेपन्स को जेन्युइनली डेंजरस फील करवाते हैं, और इंडियन एनिमेशन के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एक्शन कोरियोग्राफी काफी इनोवेटिव लगती है। बिगेस्ट इशू है पेसिंग। शो इतना फास्ट मूव करता है कि अगर आप महाभारत ऑलरेडी
ऑलरेडी नहीं जानते तो नैरेटिव हैवी फील हो सकता है और इसी स्पीड की वजह से इमोशनल मोमेंट्स फुल्ली लैंड नहीं होते। 3D एनिमेशन भी मिक्स्ड बैग है, कभी विजुअल्स इंप्रेसिव लगते हैं, कभी फेसेस स्टिफ और रोबोटिक। फिजिक्स भी कुछ प्लेसेस में वियर्ड हो जाती है, लेकिन फेयरनेस के लिए ये स्टिल फार सुपीरियर है कंपेयर टू ओल्ड 3D एनिमेशन फिल्म्स जैसे रामायण द एपिक। एटलीस्ट यहाँ एम्बिशन और सिनेमैटिक थिंकिंग क्लियरली विजिबल है। मेरे लिए ये एक गुड अटेम्प्ट था, इसे मैं अर्जुन मूवी से भी आगे रखना चाहता हूँ। फाइनली आता है 2013 की स्टार प्लस वाली महाभारत। सच कहूँ मैं इस महाभारत के बारे में जितना बोल सकता हूँ उतना शायद किसी और अडेप्टेशन के बारे में नहीं बोल सकता। ये वो शो है जिसके क्लिप्स आज भी रैंडमली यूट्यूब शॉर्ट्स में आ जाए तो आदमी रुक जाता है। इतना एडिक्टिव, इतना विजुअली प्लीजिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात इतना इमोशनली एंगेजिंग। अगर बी.आर. चोपड़ा महाभारत एक ग्रंथ जैसी फील होती है तो स्टार प्लस वाली महाभारत एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस फील होता है। सबसे पहले जो चीज स्ट्राइक करती है वो है इसके विजुअल्स। पैलेसेस, वॉर स्केल्स, वेपन्स, एवरीथिंग फाइनली लुक्ड सिनेमैटिक। स्वास्तिक प्रोडक्शंस ने क्लियरली एम्बिशन दिखाया था। ये पहली बार था जब टेलीविजन पे महाभारत जेन्युइनली प्रीमियम फील होती है और ऑनेस्टली ये शो एस्थेटिकली आज भी बहुत अच्छी लगती है। शाहिर शेख एज अर्जुन, व्हाट अ कास्टिंग। मैंने शाहिर को पहली बार नव्या में देखा था। शाहिर की इंडोनेशिया में पॉपुलैरिटी लिटरली इंसेन लेवल तक आ चुकी है और यहाँ ही कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ। स्पेशली कृष्ण के साथ सीन्स में उनके एक्सप्रेशंस बहुत नेचुरली वल्नरेबल फील होते हैं। और अब पॉसिबली द ग्रेटेस्ट टेलीविजन कृष्ण कास्टिंग एवर, सौरभ राज जैन। इंटरेस्टिंग थिंग ये थी ये पहली बार कृष्ण नहीं बन रहे थे। वो पहले जय श्री कृष्ण में कृष्ण कास्ट हुए थे लेकिन शो एडल्ट कृष्ण तक गया ही नहीं और देवों के देव महादेव में भी विष्णु का रोल प्ले कर चुके थे तो उनके अंदर ऑलरेडी वो डिवाइन बॉडी लैंग्वेज डेवलप हो चुकी थी। लेकिन महाभारत में उन्होंने नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस दी। अर्जुन से बात करते वक्त उनकी वॉइस सॉफ्ट और गाइडिंग हो जाती है। द्रौपदी के साथ प्रोटेक्टिव और इमोशनल। शकुनी के सामने सरकास्टिक और साइकोलॉजिकली डोमिनेंट। और एंगर सीन्स, अभिमन्यु डेथ, द्रौपदी चीरहरण, उनकी आंखों में जेन्युइनली दर्द फील होता है। ये रेंज बहुत रेयर होती है। पूजा शर्मा एज द्रौपदी, एब्सोल्युटली फिनोमिनल। स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंसेस इन द शो। उनकी द्रौपदी सिर्फ विक्टिम नहीं लगती, प्राइड भी फील होता है, इंटेलिजेंस भी, रॉयल्टी भी, एंगर भी और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ रिस्पेक्ट। चीरहरण सीक्वेंस में उनकी ब्रेकडाउन परफॉर्मेंस जेन्युइनली डिस्टर्बिंग फील होती है। वॉइस क्रैक, टीयर्स, हेल्पलेस रेज, एवरीथिंग लैंड्स परफेक्टली। और मेरे अकॉर्डिंग द्रौपदी चीरहरण का बेस्ट एडेप्टेशन इसी शो में हुआ। एब्सोल्यूट पीक टेलीविजन। बैकग्राउंड स्कोर, कैमरा मूवमेंट, परफॉर्मेंसेस, कृष्ण इंटरवेंशन, सब कुछ परफेक्टली बिल्ड होता है और जब कृष्ण डिस्टेंट लैंड से वो सब फील करते हैं दैट ट्रांजिशन स्टिल गिव्स गूज़बम्प्स। और फिर पारस अरोरा एज अभिमन्यु, व्हाट अ परफॉर्मेंस। परफेक्ट यूथफुल कास्टिंग, इसीलिए ऑडियंस इमोशनली अटैच हो गई। उसका कॉन्फिडेंस, वॉर एक्साइटमेंट और फाइनल हेल्पलेसनेस सब हिट करता है। और चक्रव्यूह सीक्वेंस का स्टेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट वॉर एपिसोड्स इन इंडियन टेलीविजन। अहम शर्मा एज कर्ण। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट कर्ण पोर्ट्रेयल्स है। इनकी डायलॉग डिलीवरी, प्रोनाउंसिएशन और पॉजेज में एक यूनिकनेस थी। इस सीरीज के सॉन्ग्स और टाइटल ट्रैक अमेजिंग है लेकिन मेरे लिए कर्ण और अर्जुन का ये अंडररेटेड सॉन्ग दिल के काफी करीब है। वाहन हो या जीवन, जब भी पहिया धरती में धंस जाता है तो किसी की सहायता के बिना नहीं निकलता। जीवन हो या वाहन, जब भार मर्यादा से अधिक बढ़ जाए पहिया तभी भूमि में धंसता है। गीता उदय सीक्वेंस भी ब्रिलियंटली हैंडल था। विजुअल स्केल भी था लेकिन इमोशनल इंटीमेसी भी मेंटेन थी। कृष्ण का विश्व रूप और अर्जुन का इमोशनल कोलैप्स ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड। आरव चौधरी एज भीष्म, गोटेड कास्टिंग। वॉइस टेक्सचर अमेजिंग था, डायलॉग पॉजेज अमेजिंग, प्रेजेंस मैजेस्टिक। और फन ट्रिविया, ये वही एक्टर है जिनकी कार जॉन अब्राहम ने धूम में उड़ा दी थी। अर्पित रांका एज दुर्योधन भी एक्सीलेंट थे। फिजिकली इम्पोजिंग, इमोशनली अनस्टेबल, ईगो ड्रिवन। कैरेक्टर का इनसिक्योरिटी और रेज दोनों फील होता है। प्रणीत भट्ट एज शकुनी, डेंजरसली एंटरटेनिंग। वो मैनिपुलेटिव भी लगते हैं और वियर्डली चार्मिंग भी। अब कास्टिंग में फ्लॉज भी है। युधिष्ठिर कास्टिंग पर्सनली मुझे वीक लगती है। कैरेक्टर ऑब्वियसली काम और कंपोज्ड है लेकिन एक्टर चॉइस उतनी इम्पैक्टफुल नहीं होती। भीम का कास्टिंग विजुअली अच्छा था लेकिन डिक्शन इश्यूज नोटिसेबल हैं। सेम इश्यूज इनिशियली दुशासन के साथ भी था लेकिन निर्भय वाधवा ने डिक्शन इंप्रूव किया और बाद में हनुमान जैसे रोल्स में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी। तो फाइनली देखते हैं ये कहाँ रैंक करेगी। उससे पहले आपको ये वीडियो का रिसर्च और कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इससे काफी हेल्प होती है और मोटिवेशन भी मिलता है आगे वीडियोस बनाने में। ये कंट्रोवर्शियल ओपिनियन हो सकता है। बी.आर. चोपड़ा वर्जन फिलोसॉफिकली डीपर है, डायलॉग्स लेजेंडरी है, कल्चरल इम्पैक्ट अनमैच्ड है लेकिन स्टार प्लस महाभारत इमोशनली और सिनेमैटिकली मुझे ज्यादा इमर्सिव फील होती है। ये जनरेशन गैप भी हो सकता है लेकिन एज प्योर व्यूइंग एक्सपीरियंस ये शो कॉन्स्टेंटली एंगेज करती है और कुछ पीक मोमेंट्स इंडियन माइथोलॉजी टेलीविजन के ग्रेटेस्ट मोमेंट्स में काउंट होते हैं। तो ये जाएगी गॉड टायर में और सबसे आगे।